हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो फाइनली आप लोग जैसे बोल रहे थे कि भाई लास्ट चैप्टर रहता है चैप्टर नंबर 6 बिजनेस एनालिटिक्स का, तो ये चैप्टर भी आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने के लिए आ चुका हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि सेमेस्टर 6 के जो बच्चे हैं इनके लिए जो सीरीज मैंने शुरू करी थी बिजनेस एनालिटिक्स, तो इसके मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज है चैप्टर नंबर 6, लास्ट वीडियो है। इसके बाद पूरी बुक आपकी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे ना, जैसे 1 से लेके 5 वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप प्लेलिस्ट के एक एक करके सारे चैप्टर वॉच कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो हमें व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर का लिंक, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर मैंने ऊपर यहाँ मेंशन कर दिया है, तो इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना। मिनिमम प्राइस 130 के अराउंड होगा, वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स के नोट्स में सारे चैप्टर इंक्लूड है अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है आज यहाँ पे प्रिडिक्टिव एंड टेक्सटुअल एनालिसिस। क्या होता है प्रिडिक्टिव एंड टेक्सटुअल एनालिटिक्स? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर जैसे वर्ड आया है प्रिडिक्टिव। क्या वर्ड है? प्रिडिक्टिव। इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 चीजों पर मेन फोकस करा गया है चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर। पहली थिंग है कि इस चैप्टर के अंदर प्रिडिक्टिव पे फोकस करा गया है, और दूसरी चीज है टेक्सटुअल के ऊपर फोकस करा गया है। तो पहली है प्रिडिक्टिव और दूसरा है टेक्सटुअल। इन्हीं दोनों वर्ड के बेसिस पर पूरा चैप्टर आप लोग रीड करने वाले हो। आज का चैप्टर, पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, मार्क कर लो। पहला वर्ड है प्रिडिक्टिव और दूसरा है टेक्सटुअल। क्या होता है प्रिडिक्टिव, अब हम पढ़ेंगे ये। तो प्रिडिक्टिव का मतलब होता है, कह रहा है इन ए ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारा गोली, ये तुम्हारा गोली। क्यों? क्योंकि ये है सारी डेफिनेशन जो बुक में रटी रटाई होती है, मैंने वो लिख दिया। आपको नॉर्मल वे में समझाता हूँ। प्रिडिक्टिव यानी होता है जब आप इन फ्यूचर ये प्रिडिक्ट कर लो, कहीं भी आप ऐसा प्रिडिक्शन लगा लो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। काफी बार क्या होता है, बादल काले होते हैं ना, हम उसको देखकर एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, उसको प्रिडिक्शन बोला जाता है। क्या कर रहे हैं हम? प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे बादल काले हुए तो हम बोलते हैं कि आज बारिश होगी, तो ये क्या है? एक प्रिडिक्शन है। या फिर मान लो अगर कोई स्पीड में राइडर बाइक चला रहा है, हम उसको देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी स्पीड 120 तक तो होगी और आगे जाके इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। होना नहीं चाहिए, बट हम एक अंदाजा लगा लेते हैं भाई इतनी तेज चला रहा है, आगे मरेगा पक्का कहीं ना कहीं ठुक के। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रिडिक्शन है। तो प्रिडिक्शन क्या करता है? हेल्प करता है इन फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उनको लेकर एक प्रिडिक्शन, जिसको बोलते हैं 7th सेंस। इंसान के अंदर कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने बनाया है कि वो आगे होने वाली चीजों को प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अगर वो काम करके लाएगा या नहीं लाएगा, एक टीचर प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से, उसके शकल देखकर, उसके एक्सप्रेशन देखकर कि हाँ ये स्टूडेंट जो है काम करके लाया है और ये स्टूडेंट काम कर नहीं लाया। इसी तरीके से प्रिडिक्शन जो है वो वर्क करता है। बट प्रिडिक्शन की जो अभी मैंने आपको एग्जांपल कुछ दिए, ये नॉर्मल डेली लाइफ के हैं, इनको दूर हटा दो। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन जो है वो लर्निंग में कैसे हेल्प करता है, यानी कि लर्निंग मॉडल में इस ये जो आपकी बुक है एनालिटिक्स में, इस बिजनेस में कैसे हेल्प करता है प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन कैसे हेल्प करता है? प्रिडिक्शन ना बिजनेस के ट्रेंड को समझता है। जैसे कि गूगल का इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। अब आप लोग ये प्रिडिक्ट कर लेते हो कि किस टाइम पर रील्स डालेंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे, और किस तरीके की व्यूज रील्स बनाएंगे या शॉर्ट्स बनाएंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो वो क्या है? एक प्रिडिक्शन हो गया कि एक प्रिडिक्शन लगा दिया हमने, अपने दिमाग में एक अनुमान लगा लिया कि ऐसी वीडियो है तो इतना ज्यादा प्रिडिक्ट तो होगा। हम बिजनेस के ट्रेंड का भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अब मान लो जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, अब अप्रैल चल रहा है, अगले महीने जून जुलाई आएगा, गर्मी बढ़ेगी, तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि इस मौसम में ना बिजनेस में कूलर ज्यादा बिकेंगे, यानी कि ठंडे पानी के कूलर, एसी, पंखे, फर्राटे यानी कि एक स्टैंड वाला फैन होता है ना, तो वो सब ज्यादा बिकेगा। तो हम क्या करेंगे? इस प्रिडिक्शन के हिसाब से अपनी दुकान में यही सारा सामान भरवा लेंगे, क्योंकि क्या होगा कि हमने प्रिडिक्शन लगा लिया कि आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर ये सारा सामान ज्यादा बिकेगा, उसको प्रिडिक्शन बोलते हैं। तो प्रिडिक्शन आपको समझ आ गया होगा, प्रिडिक्शन अनुमान को कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है मीनिंग ऑफ प्रिडिक्शन। अब आ जाते हैं बुक की वो लैंग्वेज जो रटी रटाई बुक में लिखी रहती है, उसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है इन ए ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो, थोड़ा सा शोर कम कर सोनी। कह रहा है इन ए ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट
इट विल मेक अ फ्यू ईयर्स, कह रहा है कि हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में, यानी कि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में हमारी कंपनी जो है वो कितना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी। कह रहा है लेटर बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स, और ये बेस्ड होता है करंट ट्रेंड्स पे, सेल्स के करंट ट्रेंड्स पे। भाई एक मिनट रुक जाओ, हाँ तो मैं चेक कर रहा था अभी आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, अभी ठीक आ रही है। सुनो आगे मैंने उसके बाद लिखा है कि बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स ऑफ सेल्स, आप ना सेल्स के ट्रेंड्स को, पिछले जो सेल्स के ट्रेंड्स हैं उनको देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम पर कि क्या सेल्स होने वाली है, कितना ज्यादा सेल्स होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो उसको भी आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। कह रहा कस्टमर की जो कस्टमर्स होते हैं उनकी डेमोग्राफिक्स भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी कि कस्टमर किस तरीके के आएंगे, ओल्ड एज के आएंगे या जवान आएंगे या बच्चे आएंगे या लड़कियां आएंगी ज्यादा या आदमी आएंगे ज्यादा, तो उसको भी डेमोग्राफिक अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट करा जा सकता है। कह रहा है एंड रिलीजन परफॉर्मेंस, कि आपकी जो रिलीजन परफॉर्मेंस है, मतलब कि धर्म जाति वगैरह वगैरह, तो इनको भी आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर कहता है इट इज ए टेक्निक टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने फ्यूचर के आउटकम्स को, यानी कि फ्यूचर में जो मिलने वाला है, फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। कह रहा है लाइक फ्यूचर प्रॉफिट और अदर्स, जैसे कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 6th सेमेस्टर की ये सीरीज बना रहा हूँ। अब इस सीरीज को मेरे को पता है, मैंने ये थोड़ा सा अंदाजा है मेरे को, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम आएंगे तो बच्चे व्यूज देखेंगे और मेरे अच्छे व्यूज आएंगे, इस पे व्यूज आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा ग्रो होगा मेरा चैनल और ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्ट करके ये सीरीज को चालू करा। तो ये क्या है, एक ग्रोथ का, एक फ्यूचर में आउटकम्स को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, यानी कि अब आपके जो पुराने पिछले 6 साल गए हैं या 6 महीने गए हैं, उसमें जैसा आपने काम करा होगा उसके बेस्ड पर ही आपको इन फ्यूचर जो भी मिलेगा, जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैं मान लो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम टाइम से पहले पहले मेरी इस वीडियो सीरीज पर 10,000 व्यूज हो जाए हर वीडियो पे, तो ये एक प्रेडिक्शन है। अगर ये आउटकम में बदल जाता है, अगर ये पूरा हो जाता है, इट मीन्स कि मैंने सही प्रेडिक्ट किया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। कह रहा है मैन्युफैक्चरर यूज प्रिडिक्टिव एनालिसिस टू इनहेंस द मॉनिटरिंग और मशीन्स परफॉर्मेंस। कह रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर कि जो भी हमारी मॉनिटरिंग है, जो भी मशीनरी है, परफॉर्मेंस है, उसको भी मॉनिटर करते हैं, उसको भी प्रिडिक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर कि आने वाले टाइम पर अगर मान लो कोई हमारी मशीनरी है, अब मेरे लिए मेरी मशीनरी है, मेरा कैमरा, मेरा सेटअप, मेरा बोर्ड, तो मैं ये प्रिडिक्ट करूंगा कि कितने टाइम तक मैं इसको चला सकता हूँ, कितने टाइम तक मैं अपनी इन एसेट्स को यूज कर सकता हूँ बिजनेस के तौर पर। ठीक है, उसके बाद लिखा है अवॉइड फेलियर, और हम प्रिडिक्शन से क्या कर सकते हैं, फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। मान लो इन फ्यूचर मेरे को पता है कि कोई चीज ऐसी करूंगा जिससे मेरी वीडियो के व्यूज डाउन चले जाएंगे, लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे, मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो अवॉइड कर सकता हूं मैं फेलियर को अभी से, आज के तौर पर इसको जानकर मैं फ्यूचर के लिए और ज्यादा बेटर अपने आप को बना सकता हूं। ठीक है, उसके बाद लिखा है एंड स्मूथ ऑपरेशन, और इससे क्या होगा, इससे आपका ऑपरेशन स्मूथ होगा, आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा, आराम से चलेगा, इजीली चलेगा। ठीक है, ना कोई यहाँ पर दिक्कत आएगी, ना कोई ट्रिब्यूनल आएगा, ना फिर कोई आगे परेशानी होगी। फिर लिखा उसके बाद प्रिडिक्टिव कंटिन्यूअस रिवुलेटिंग इंडस्ट्रीज विद स्मार्टर इनसाइट और अदर बेटर आउटकम्स। कह रहा है जो प्रिडिक्शन है वो क्या करता है, वो एक रिवॉल्यूशन लाता है, एक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाता है, इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम चेंजेस लाता रहता है। और उन चेंजेस से क्या होगा, चेंजेस से होगा ये कि चेंजेस के बाद इंडस्ट्री जो है वो बेटर आउटकम्स निकालेगी। क्या निकालेगी, बेटर आउटकम्स, उसके आउटकम्स जो है और ज्यादा अच्छे आएंगे और ज्यादा बेटर आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है उसके बाद टेक्सटुअल एनालिसिस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे टेक्सटुअल एनालिसिस। अभी हमने पढ़ लिया प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान लगाना, इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। टेक्सटुअल का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज टेक्सटुअल, टेक्सटुअल क्या होता है। तो टेक्सटुअल को इससे पढ़ाने से पहले आपको छोटा सा एक भाषा में समझाता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे भेजते हो, आप किसी को हाय भेजते हो, गुड मॉर्निंग भेजते हो, तो आप कौन से टेक्स्ट का यूज करते हो। आप अगर किसी को गुड मॉर्निंग भेजोगे व्हाट्सएप पे, तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे GOOD गुड और MORNING, ऐसे नहीं लिखते है ना। तो आप क्या करते हो, छोटा वर्ड यूज करते हो, यानी कि आप ऐसे लिखते हो GM, मतलब कि गुड मॉर्निंग। तो इन छोटे वर्ड्स को, ये जो GM लिखा है, इन छोटे वर्ड्स को बोला जाता है डेटा,
क्या बोला जाता है, डेटा। और इस तरीके के वर्ड्स को हम टेक्सटुअल में एनालिसिस करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको गैदर करने के बाद पूरा एक डेटा होता है इन वर्ड्स का, उसको डेटा बोलते हैं। डेटा जब आ जाता है, उन वर्ड्स को गैदर करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। मान लो आपके दोस्त ने कुछ ऐसे कोड लैंग्वेज में कुछ लिख के भेजा, आपको उसे समझना पड़ेगा। अब आपको उस कोड लैंग्वेज को अगर आता होगा, कोड लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उसको समझ जाओगे कि दोस्त ने क्या बोला मैसेज में। तो उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, आप उसको डिकोड कर रहे हो, एक एक वर्ड देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके एक मीनिंगफुल अर्थ बता रहे हो, एक सेंटेंस बना रहे हो उससे, तो उसको बोलते हैं टेक्सटुअल। समझ आया? टेक्सटुअल क्या होता है? टेक्सटुअल एनालिसिस में इन द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड, कह रहा है कि इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, ये एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। क्या बोला? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन और टेक्सटुअल डेटा। कोई भी टेक्सटुअल डेटा का एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि किसी भी डेटा को आप अच्छे से एग्जामिन करते हो और उसका इंटरप्रिटेट करते हो, मतलब यानी कि उसको डिकोड करते हो, अच्छे तरीके से उसके मीनिंग्स निकालते हो वर्ड्स के। अगर आप मीनिंग नहीं निकालोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एक लाइन लिखी, आई एम ए गुड बॉय, ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आई एम ए गुड बॉय। अब देखो, अगर जिसको इंग्लिश आती है तो वो क्या बोलेगा, इसका मतलब क्या है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो इसको ऐसे बोलेगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, इसका मतलब ये है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती और कोई इसको डिकोड नहीं कर पा रहा सेंटेंस को, तो कोई अनपढ़ है जिसको इंग्लिश कम आती है, बहुत ही कम आती है, ठीक है, तो वो इसको कैसे पढ़ेगा? वो इसको ऐसे पढ़ेगा, मैं एम मतलब हूं एक अच्छा लड़का, मैं हूं एक अच्छा लड़का, वो इस तरीके से बोलेगा। वो एम को क्या करेगा, हिंदी में जो हूं वर्ड होता है उसको आगे कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे तो बात तो सही बोल रहा है, मैं हूं एक अच्छा लड़का, गलत नहीं है, बट क्या करा उसने एक प्रॉपर वे में उसको रखा नहीं है, अरेंज नहीं करा, इंटरप्रिटेट नहीं करा उस डेटा को। ये जो डेटा है उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं करा। अगर वो सही तरीके से इसको अरेंज कर पाता तब वो उसको एक एक्चुअल मीनिंग निकाल पाता, ठीक है। तो ये जो काम होता है इसको टेक्सटुअल बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद, इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इनसाइट, यानी कि एक इस तरीके से ड्रॉ करा जाए डेटा को जिसका एक मीनिंगफुल, एक अच्छा सुनहरा अर्थ निकले, कोई भी ऐसा मतलब निकले, उसको बोलते हैं मीनिंगफुल इनसाइट। कह रहा है पैटर्न हो सकते हैं एंड ट्रेंड हो सकते हैं। काफी बार क्या होता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमारे डेटा के रूप में होते हैं, कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जिनको डेटा के रूप में यूज किया जाता है। फिर कह रहा है इसके अंदर थ्रो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसके अंदर ना हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि रॉ डेटा। अनस्ट्रक्चर बोल लो या रॉ बोल लो, उसको आप बाद में क्या करते हो, स्ट्रक्चर करते हो, उसको आप बाद में क्या करते हो, बनाते हो, उसको आप मीनिंगफुल सेंटेंस को गैदर करते हो उसमें से, ठीक है। कह रहा है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कौन, टेक्सटुअल एनालिसिस। इसको आप बाद में क्या करते हो, गैदर करते हो, इसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हो, जोड़ के आप उसका मतलब समझते हो, अर्थ अलग कर देते हो, मीनिंग्स अलग कर देते हो, ठीक है। कह रहा है लाइक किसकी तरह होता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, काफी बार कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आते। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है, या कोई ऐसा चैप्टर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यही, इस चैप्टर में कुछ जगह पे ऐसे कंप्यूटर मैकेनिकल लर्निंग ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप चैप्टर बुक में खोलोगे तो आपको वो समझ नहीं आएंगे कि इसका मतलब बता क्या रखा है, कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मशीनिकल लर्निंग है, मशीन के जो कमांड्स होती हैं उसको बना करके लिखा गया है, तो आपको वो समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो समझ नहीं आते और उसको पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है। कह रहा है सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट होती हैं ऐसी, कुछ रिव्यूज होते हैं ऐसे, या कुछ इंक्लूड है कस्टमर फीडबैक, कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो ऐसे फीडबैक दे जाते हैं जब आपको वो समझ नहीं आते, तो उनको आप समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। कह रहा है हर एक मैसेज के अंदर ना आइडेंटिफाई होते हैं हॉट वर्ड्स, हर एक मैसेज के अंदर कुछ हॉट वर्ड्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसका मतलब समझना पड़ता है, ठीक है। आगे लिखा है कुछ उसमें कैटेगरीज भी हो सकती हैं, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, उन सबको गैदर करना पड़ता है, गैदर ऑल एंड मेक अ मीनिंगफुल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड। कह रहा है उन मीनिंगफुल टेक्स्ट को गैदर करो और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, एक अर्थ होना चाहिए जो समझ में आए, उसको बोलते हैं टेक्सटुअल एनालिसिस। समझ आया? टेक्सटुअल एनालिसिस अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो आप इस तरीके से समझो, टेक्सटुअल एनालिसिस होता है एक डेटा सेट जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें से जो मीनिंगफुल हम डेटाज निकालते हैं, यानी कि मीनिंगफुल उसका एक मीनिंग बनाते हैं, एक अर्थ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टेक्सटुअल एनालिसिस। क्लियर है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन को आप ऐसे समझो, यहाँ पर ना दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y।
एक्स वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके आधार पर हम कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं, और वाई वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हमने प्रिडिक्ट किया। समझे? तो एक्स वेरिएबल यानी कि मान लो काले बादल, एक्स वेरिएबल यानी काले बादल, वाई वेरिएबल है उस काले बादल के हिसाब से हमने ये प्रिडिक्ट किया कि आज आसमान में अगर काले बादल हैं तो चांसेस हैं कि आज बारिश होगी। तो दूसरा वेरिएबल वाई, वाई क्या है? बारिश। तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया? हमने प्रिडिक्ट किया कि आज बारिश होगी। किसके बेसिस पर करा? काले बादल के बेसिस पर। यानी काले बादल को हमने एक्स वेरिएबल मान लिया, वो एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल है हमारा प्रिडिक्शन, जो हमने प्रिडिक्ट करा है यानी कि बारिश। ठीक है, मतलब बारिश होगी। तो हमने बोला काले बादल के हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया कि आज बारिश होगी। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं। तो ये होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। समझ आया? चलिए इसको और ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि सिंपल लीनियर रेफर्ड एज ए स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड। जो सिंपल लीनियर वेरिएबल मेथड होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड। ये एक लर्निंग मेथड होता है जो स्टैटिस्टिकल बुक्स में यूज होता है। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से अगर बोला जाए तो स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद, दिस इज यूज्ड टू एग्जामिन और प्रिडिक्ट। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? कह रहा है ये इस्तेमाल होता है, एग्जामिन होता है प्रिडिक्शन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, कुछ अनुमान लगाने के लिए। कह रहा है प्रिडिक्शन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। क्या बोला? कि प्रिडिक्शन किसका करता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। क्वांटिटेटिव यानी कि जो नंबर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एक्स और जैसे कि y, जैसे कि z। ठीक है, तो इस तरीके के जो फॉर्म्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो डेटाज होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। कह रहा है बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ पर दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, काले बादल बारिश करेंगे, इसका एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो होते हैं उनसे मिलकर जो बनता है उसको लीनियर प्रिडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर सिंपल रिग्रेशन या स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, कह रहा है कि उसमें एक वेरिएबल, पहला वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वन इज इंडिपेंडेंट, पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टर। जिसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टर, जिसके बेस्ड पर प्रिडिक्ट करा जा रहा है उसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जिसको एक्स बोलते हैं, और वो करता क्या है? वो अपने आधार पर एक वेरिएबल बेस्ड प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल कह रहा है, सेकंड वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट में यहाँ पे टी आएगा, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। कि हमने जो प्रिडिक्ट करा, हमने जो प्रिडिक्ट करा एक्स में, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ। जैसे मैंने प्रिडिक्ट करा काले बादल हैं, आज बारिश हो सकती है, तो मैंने प्रिडिक्ट करा काले बादल हैं, और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? उसका आंसर क्या आया? वाई ने वेरिएबल में देखा कि बारिश हो रही है, तो प्रिडिक्शन ये निकला कि उसका रिस्पॉन्स में बारिश आएगी। अगर मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, मैंने बोला काले बादल हैं यानी कि बारिश आएगी, तो वाई जो है वो बारिश है, और जो एक्स है वो क्या है? काले बादल। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है वाई यानी कि बारिश। एक्स जो है हम जिससे प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो होता है अनुमान जिसका लगाया जा रहा है, जैसे काले बादल को देखकर लगाया जा रहा है, तो वो क्या है हमारा? वो है हमारा प्रिडिक्टर, यानी कि जिसके बेस पे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्स एंड वाई रिग्रेशन इज। अब मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा। एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पर दिखाया जाता है। ठीक है, आपको अगर दोनों में से कोई एक निकालना हो तो आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस रिग्रेशन का यूज कर निकाल सकते हो। तो आंसर में मैंने यहाँ पर लिख दिया है इक्वेशन। इक्वेशन में लिखा है वाई, वाई यानी कि रिस्पॉन्स, कि क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्या प्रिडिक्ट हुआ है, वो वाई रिस्पॉन्स जो होगा। जैसे कि बारिश, यही प्रिडिक्ट मैंने करी थी, बारिश प्रिडिक्ट करी थी। कैसे करी थी मैंने बारिश को प्रिडिक्ट? मैंने बी नॉट, ये जो बी है, ये जो जीरो लगा है, इसको बोलते हैं नॉट, बी नॉट। बी नॉट प्लस में बी वन एक्स, एक्स यानी कि काले बादल। मैंने एक वेरिएबल लिया था जो कि इंडिपेंडेंट था एक्स, और जो वाई था वो डिपेंडेंट था। ठीक है, वाई किसके ऊपर डिपेंडेंट था? एक्स के ऊपर। y के बिना x नहीं चलेगा, तो इसीलिए बोला गया है कि जो y है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर, क्योंकि y को आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? डिपेंडेंट होगा किसी के ऊपर तभी तो। अब y जो है बारिश कर रहा है, तो
बारिश जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, काले बादल पर। अगर काले बादल नहीं होते तो मैं डिपेंड ही नहीं, वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता और मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट होता है। बट एक्स जो है, काले बादल जो है, वो किसी पे डिपेंडेंट थे क्या? काले बादल को भी प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने किसी और चीज को सहारा लिया था? नहीं, मैंने सीधा काले बादल देखे थे। वो इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला है। अगर मान लो आपको x की वैल्यू दे रखी है 10 या 5, वो आप यहाँ पे डालो, आपको ये सॉल्व करना है। जैसे आप ये सॉल्व करोगे आपका y निकल जाएगा। आप इस वेरिएबल को सॉल्व करोगे आपका y निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आगे वर्ड है इसको बोलते हैं न्यू। इस वर्ड को क्या बोलते हैं, न्यू। इसका नाम होता है न्यू, ठीक है, इसको न्यू बोलते हैं। और ये जो जीरो है ना, इसको बोलते हैं बी नॉट। बी नॉट, अल्फा बीटा होता है ना, तो ये बीटा है, बीटा नॉट, ठीक है। क्लियर है? तो ये था आपका एक इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपको रिग्रेशन सॉल्व करना है। बाकी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करो, बेफिक्र रहो, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, ठीक है। अब आगे हम देखो, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने वेरिएबल है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल देखे। पहला वेरिएबल है एक्स, ये है कौन सा, इंडिपेंडेंट। दूसरा वेरिएबल हमने देखा y, ये y है। y कैसा है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। यानी कि बारिश किसके ऊपर डिपेंड है, काले बादल पे। ना काले बादल होंगे तो ना बारिश होगी, तो y जो है वो डिपेंडेंट हुआ, है ना। तो ये 2 वेरिएबल बन जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। बहुत बार काले बादल बरसा दिए, अब दूसरा एग्जाम्पल समझो। कह रहा है x वेरिएबल इज फ्यूल। आप ये समझो कि x वेरिएबल फ्यूल है। क्या है, फ्यूल है, फ्यूल। फ्यूल यानी कि जो गाड़ियों में डलता है फ्यूल, वो कह रहा है। और y वेरिएबल जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर बाय फ्यूल x। कह रहा है y जो है वो दूसरा वेरिएबल है, वो डिस्टेंस है। y क्या है, डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस कवर गया हुआ है फ्यूल के ऊपर, जो फ्यूल दिया गया है यानी x वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल की मदद से आप समझो। देखो, एक कार है जिसमें 2 लीटर फ्यूल है। फ्यूल यानी कि क्या है, कौन सा है, इसमें है x। फ्यूल क्या है, x कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट। हमने फ्यूल के बेस पर ये प्रिडिक्ट करा कि कार कितने किलोमीटर तक चलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। मैंने फ्यूल के बेस पर ये बताया कि कार कितने किलोमीटर चलेगी, तो फ्यूल के बेस पे बताया। तो जो बताया है, जो प्रिडिक्ट किया है, वो तो डिपेंडेंट हो गया, है ना। तो यानी कि जो हमारा y है, जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, वो है 60 किलोमीटर। मैंने बताया अगर गाड़ी में 2 लीटर फ्यूल है तो वो 60 किलोमीटर तक चलेगी। तो ये 60 किलोमीटर किसके बेसिस पे बताया है, फ्यूल के। तो फ्यूल तो इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, डिपेंडेंट हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्यूल के ऊपर, क्योंकि इसको फ्यूल से प्रिडिक्ट करा गया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है y और ये वेरिएबल है x। इसी तरीके से अगर आपको नहीं समझ आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरी कार है, सेकंड कार है, जिसके अंदर 5 किलोमीटर फ्यूल है, ठीक है। अब इस फ्यूल के ऊपर आप खुद बताओ कार कितने किलोमीटर चलेगी। आप जज कर सकते हो ना, प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। अगर 2 किलोमीटर में 60 चल रही है तो 5 में कितना जाएगी, 150 किलोमीटर। आपने 150 कैसे जज किया, आपने इसको कैसे निकाला, आपने निकाला इसकी मदद से। तो ये जो y है हमारा, ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये डिपेंड हुआ किस पर हुआ, इस पर हुआ, x पे। x क्या है, फ्यूल। मैंने लिखा था x जो है फ्यूल होगा, और y जो है अपना वो क्या होगा, डिस्टेंस। y क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्लियर है, समझ आया। अच्छा, क्या ये जो वेरिएबल है, ये जो सिंपलर वेरिएबल है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या हम इनमें से किसी एक को छोड़कर प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? तो भाई नहीं, आंसर आता है नो। देखो, मान लो एक आदमी है जिसका कंजप्शन है, कहाँ बताऊं, यहाँ पे बताता हूँ। एक आदमी है जो कंजप्शन करता है, कंजप्शन यानी कि भोग कर रहा है, खा रहा है। सी, इसको बोलते हैं सी, कंजप्शन कर रहा है, ठीक। कंजप्शन कर रहा है, इसके पास 2 चीज है, इसकी इनकम और इसकी वेल्थ। इनकम, वेल्थ। देखो, इनकम और वेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। कंजप्शन किसके बेसिस पे कर रहा है, इनकम। तो ये है x वेरिएबल, ये है y वेरिएबल, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल एक दे रहा हूँ, दूसरा और अलग दे रहा हूँ। 2 एग्जांपल दे दिए, तीसरा दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए अच्छे तरीके से। देखो, अगर मान लो मेरी इनकम नहीं है, मैं इनकम नहीं करता, मैं कमाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मेरी वेल्थ है, तो क्या मैं कंजप्शन बंद कर दूंगा, क्या मैं खाना बंद कर दूंगा अगर मेरी इनकम नहीं है? तो नहीं। इसका आंसर है नो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। आप एक का कंजप्शन छोड़कर दूसरे को बंद नहीं कर सकते। आपका कंजप्शन बंद नहीं होगा, ठीक है, अगर आपकी इनकम नहीं है तो। अगर मान लो मेरी इनकम है मगर वेल्थ नहीं है, तो क्या मैं कंजप्शन बंद कर दूंगा? तो आंसर आएगा नो। आप कंजप्शन जो है वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है।
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां आपको एक सिचुएशन में एक को कम करना पड़ेगा और या फिर कंजप्शन बंद करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में कुछ ऐसे एरर्स आ जाते हैं जहां हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसको ठीक कैसे किया जाता है आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ आ गया, ये सारा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, इसमें आपको समझ आ गया होगा, दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। एग्जांपल के तौर पे कार ले लो, काले बादल ले लो, या फिर ये कंजप्शन वाला ले लो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल। कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल, देखो काफी बार बच्चे क्या करते हैं अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस में आकर एक बैट लगा लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं, यार दोस्तों में चलती रहती है कि भाई आजा शर्त लगाते हैं कि सामने वाला आदमी अगर छत से कूदेगा तीसरे मंजिल से तो मरेगा या जिंदा रहेगा, लगा ले शर्त। अब शर्त लग जाती है, बोलता है मैं 95% श्योर हूं, 95% श्योर हूं। उस 95% को हम बोलेंगे यहां पर, उस वर्ड का नाम है CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो दोस्त शर्त लगाता है कि 95% श्योर हूं, अगर ये तीसरी मंजिल से कूदेगा आदमी तो ये पक्का मर जाएगा। प्रिडिक्ट हो गया, प्रिडिक्शन लग गया, बैट लग गई, दाव लग गया। अब यहां पर जो उसने शर्त लगाई, जिसने प्रिडिक्शन किया वो P यानी कि प्रिडिक्शन। तो हमें कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल ये बताता है कि आप किसी दो वेरिएबल के बेसिस पर प्रिडिक्शन लगाते हो, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखते हो कि इवेंट जो हुआ है, जो आदमी तीसरे मंजिल से गिरा है, वो इवेंट क्या हुआ है। अगर वो दो सिचुएशन बनेगी, जैसे एक सिक्के को उछालते हो तो हेड और टेल आता है, इसी तरीके से दो सिचुएशन है, या तो उसका आंसर आपके फेवर में आएगा, इट मीन्स ट्रू। अगर उसका आंसर आपके फेवर में नहीं आता तो मतलब लाई, गलत है, लाई, LIE। ठीक है, तो दो ही इवेंट बनते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऑफ CI। यहां हम पढ़ेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू कैसे निकलती है। इसके दो ही बेसिस होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। जैसे कि अभी मैंने बोला तीसरे मंजिल से आदमी कूदेगा तो गिरेगा, तो बचेगा या नहीं बचेगा। तो हमने बोला 90% मैंने बैट लगा दी कि भाई वो बचेगा। अगर वो बच गया तो मेरा इवेंट ट्रू है, यानी मेरा कॉन्फिडेंस ट्रू है। और अगर वो मर गया तो मैंने लाई करा, मैंने गलत बोला, मेरा रिग्रेशन गलत था, मेरा प्रेडिक्शन गलत था। ठीक है, तो ये होता है कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि अगर एक कार है, 2 किलोमीटर फ्यूल उसमें डाला है, तो क्या वो 40 किलोमीटर रन करेगी? डिस्टेंस है P, यानी कि डिस्टेंस वो Y है, जो कि मेरा दूसरा वेरिएबल है जो मैंने प्रिडिक्ट करा है। और किसके बेसिस पर प्रिडिक्ट करा है? फ्यूल के बेसिस पर। फ्यूल यानी कि 2 किलोमीटर फ्यूल, ये मेरा X है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस क्या है? मेरा कॉन्फिडेंस है 95%। कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ही जज करना है मेरे को, कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ही जज करना है। मेरा कॉन्फिडेंस है 95%। मैंने पूरे 95% श्योर हूं कि गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डालो तो ये 40 किलोमीटर तक चल जाएगी। क्या है? कॉन्फिडेंस है। अब आगे क्या बोला है कि व्हेन ए कार फ्यूल टू रीच 40 किलोमीटर इट मींस CI इज लाई। कह रहा है कि अगर कोई कार 40 किलोमीटर तक, यहाँ पे लिखा है व्हेन ए कार कांट, एक वर्ड रह गया यहाँ पे CANT, कांट, यानी कि नहीं पहुंच पाएगी। अगर वो कार 40 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाती, इट मींस कि मैंने झूठ बोला, मेरा CI जो है वो लाई दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम में ये जो लाइन है इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। कौन सी लाइन? रिग्रेशन लाइन। यानी कि जहां पर मेरा X वेरिएबल और मेरा Y वेरिएबल, दोनों वेरिएबल बैलेंस है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। कह रहा है कि यहाँ पर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस माने कि आपका प्रिडिक्शन, जो आपने प्रिडिक्ट करा है कि मेरी कार इतनी लंबी तक जाएगी। उसके बाद आता है ये वाली लाइन, इसको बोल रखा है फ्यूल। फ्यूल यानी कि मेरा X, ये मेरा X है और ये मेरा Y है। ठीक है, मैंने X के बेसिस पर फ्यूल को बताया है और मैंने यहां पर अपनी शर्त भी लगा दी, कॉन्फिडेंस लगा दिया। ठीक है, 95% श्योर है 40 किलोमीटर जाएगी। अगर ये 2 किलोमीटर फ्यूल में, ये फ्यूल है, 2 किलोमीटर फ्यूल में 40 किलोमीटर चली जाती है, तो इट मींस मैं क्या हूं? ट्रू हूं, मैं राइट हूं, राइट। अगर मान लो इसी जगह ये 2 किलोमीटर फ्यूल पर ये 40 किलोमीटर ना जाकर ये सिर्फ 30 किलोमीटर जाती है, तो इट मीन्स कि मैंने जो प्रिडिक्शन करा वो क्या करा? गलत करा। और जब मैंने प्रिडिक्शन गलत करा तो उसको मैं बोलूंगा कि मेरा जो लाई हो गया है CI यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो गया? लाई। मैंने गलत प्रिडिक्शन लगा लिया। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझो। तो ये था आपका कॉन्फिडेंस प्रिडिक्शन इंटरवल का पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीलीनियर इंट्रोडक्शन, मल्टीलीनियर प्रिडिक्शन क्या होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, समझ लो, उसके बाद मैं आगे वाला पॉइंट करवाता हूं। ठीक है,
है अपना अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ चुके हैं MLR पे, यानी कि मल्टी लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा सिंगुलर या फिर बोल सकते हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसमें सिंपली हमने पढ़े थे कि दो वेरिएबल होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टी। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होगा, जहां पर दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मल्टी, मल्टी यानी कि दो से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इस रिलेशनशिप्स में ना क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होंगे, और साथ ही साथ में एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं, उनको बोला जाता है एक्स। एक्स किसके लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। और जो वाई वेरिएबल होते हैं, इसको डिपेंडेंट बोला जाता है, कि वो किसी चीज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दो और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करिए तो मल्टीपल लीनियर में वो एक होता है। कह रहा है इसका फॉर्मूला लिखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कहता है कि y यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा y डिपेंडेंट, y इज इक्वल टू बी नॉट, इसको बीटा बोलते हैं, बी नॉट नॉट, ये जीरो को नॉट, बी नॉट प्लस में b1 x1 प्लस में b2 x2। इसके साथ साथ अगर और भी कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे दो से ज्यादा है, तो यहाँ पर b3 x3 प्लस में b4 x4, ऐसे bn xn तक चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा, न्यू, ये क्या है न्यू, लास्ट में न्यू लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल से आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आता है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। मैंने लिखा है एक हाउस है, उसका प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करना है। एक घर है, एक हाउस है, जिसका प्राइस आप लोगों को प्रिडिक्ट करना है, गैस करना है। अच्छा, हाउस का प्राइस तो गैस कर लें, हाउस तो दिखाओ, किसके बेसिस पर करें, हाउस तो होना चाहिए उसके लिए। तो यही चीज तो वेरिएबल है। आपको अभी हाउस को गैस करने के लिए भी हाउस देखना पड़ेगा कि हाउस का साइज क्या है, हाउस कितना बड़ा है, हाउस की लोकेशन कहाँ है, उसको देख के तो प्राइस बताओगे। जैसे कि मान लो कोई गांव की लोकेशन में एक हाउस है, गांव में खेत में जमीन पे बना है, तो उसका प्राइस कम बोलोगे। शहर में बनाए, कोई अच्छे मॉडल टाउन में बनाए, नोएडा जैसे सेक्टर में बनाए, तो भाई प्राइस ज्यादा होगा, है ना। तो पहले हाउस को देखना तो पड़ेगा। तो वही तो वेरिएबल होते हैं। कह रहे हैं एक हाउस को प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए दो वेरिएबल गिवन है, एक है x1 एक है x2। एक्स वेरिएबल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसके बेसिस पर आप प्रिडिक्ट लगाते हो, और वाई वेरिएबल डिपेंडेंट, जो प्रिडिक्ट आपने हुआ, जो प्रिडिक्ट किया, वो रिस्पॉन्स जो है वो वाई होता है। तो अब देखो यहाँ पर हाउस है, मैंने उसका x1 फैक्टर दे दिया है, x2 फैक्टर दे दिया है, वाई आपको प्रिडिक्ट करना है। वाई में मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। अब आप लोग कमेंट में मुझे ये बताना कि वाई में इसका प्राइस क्या होगा। मैं आपको एक घर बेचता हूँ, x1 कंडीशन सुन लो। कह रहा है घर के यार्ड्स लिखे हैं और बेडरूम लिखा है। मैंने घर का आपको यार्ड बताऊंगा और बेडरूम बताऊंगा, आपको उसका प्राइस बताना है कितना रखेंगे। तो मैंने पहला मल्टीलेटरल रिग्रेशन के अंदर पहला x बताया, यार्ड, यानी कि यार्ड को हिंदी में बोला जाता है गज। क्या बोला जाता है, गज, कि कितने गज का प्लॉट है, 50 गज, 100 गज, ऐसे गज बोला जाता है। तो मैंने हिंदी वालों को लिए बता दिया। यार्ड यानी कि गज। कह रहा है कि 500 यार्ड का प्लॉट है, सॉरी 500 कह दिया, 5000 यार्ड का प्लॉट है। आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, 5000 यार्ड का प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर ना 15 बेडरूम्स है, 15 बेडरूम्स बनाए हुए हैं, 5000 यार्ड का प्लॉट है। अब आप बताओ कमेंट में कि इसका प्राइस क्या होगा। लिखो ए सिचुएशन, पहली ए, उसका प्राइस डाल दो यहाँ पर, जितना भी आपको लगता है इतना तो होना ही चाहिए, प्राइस डाल दो फटाफट से। दूसरा मैं बाद में बताऊंगा, ये आपको गैस करना है, मुझे नहीं। दूसरा कह रहा है एक प्लॉट है 1000 यार्ड का, इस बार दूसरा प्लॉट है 1000 यार्ड का, यानी कि 1000 गज का। 1000 गज मतलब होता है 1 बीघा, 1 बीघा 1000 गज का अगर मान लो प्लॉट है। अब मुझे नहीं पता बीघा ही एक्चुअल में बोलते हैं, वो सारा हिसाब किताब अलग है अपना। ठीक है, तो 1000 गज है यानी कि 1 बीघा है। कह रहा है उसका जो बेडरूम है यानी कि x2 मतलब दूसरा वेरिएबल बता रहा हूँ। एक वेरिएबल है 1000 गज का प्लॉट है, दूसरा वेरिएबल है कि इसके अंदर 40 बेडरूम बने हुए हैं। क्या बने हैं, 40 बेडरूम। अब इसका प्राइस बताओ कि इस प्लॉट का प्राइस क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू यू। तो अब देखो, आप प्राइस गैस कर रहे हो, यानी कि प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, वेरिएबल वाई को प्रिडिक्ट कर रहे हो। वाई डिपेंड है किसके ऊपर, x1 और x2 के ऊपर। आपने x1 और x2 के बेसिस पर ही तो वाई को प्रिडिक्ट करना है। तो
तो अगर ये एक्स नहीं बताता, मैं प्राइस नहीं, आपको बेडरूम नहीं बताता, मैं आपको साइज नहीं बताता कितने यार्ड का है, तब आप कैसे बिना कुछ बताए गैस कर सकते हो किसी चीज का प्राइस, है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएबल बता दिया। अब ए और बी सिचुएशन डाल के कमेंट में अपने अपने प्राइस जो आपको लगते हैं क्या होना चाहिए वो आप मेंशन कर देना, ठीक है, ये आपका काम है। अगला पॉइंट आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब बच्चे पूछ रहे हैं क्या भैया हो गया मल्टीलेटरल? हाँ भाई बस यही है। मल्टीलेटरल का एक फॉर्मूला याद रख लो। मल्टीलेटरल दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड होता है। उसका मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ये हाउस का बेडरूम वाला चार्ट। अगर मान लो कि घर में और भी कुछ सुविधाएं दे रखी है, मान लो घर के अंदर 3 BMW भी पार्क हो सकती है, तो यहाँ पर एक और इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल बना लेना x3 करके, और जितने वेरिएबल आप बनाते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे न्यूमेरिकल हालांकि आएंगे नहीं, सिर्फ इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को इसमें कैसे रखोगे? ये क्या लिखा है x1, ये क्या लिखा है x1, तो x1 की जगह पे आप पहले क्या लिखोगे 5000, x2 की जगह पे क्या लिखोगे 15, तो ये 15 और ये 5000 वही आपको निकालना है। तो इस चीज से आप प्रेडिक्ट कर लोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। सीन आगे पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। देखो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये हमको सिर्फ यही बताने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज एक्चुअल में सेंस बनाती है और कौन सी चीज एक्चुअल में सेंस नहीं बनाती। अगर मैं आपको बोलूं कि एक थप्पड़ में ना नाचता अंडेगा, मैंने क्या बोला, एक थप्पड़ दूंगा नाचता अंडेगा, क्या कोई सेंस बना इस चीज का? ये तो हमने बोलने के लिए बोल दिया। अब आप सोचो, अगर मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं तो मुजरा करना चालू कर देगा, मतलब है। या मैं बोलूं अगर एक घुसड़ने में सुला दूंगा, इसका मतलब क्या है? ये तुमने ऐसा बोल दिया कि मेरा एक घुसा इतना पावरफुल है कि तो सो जाएगा। ये तो बोलने की बात है। क्या एक्चुअल में अगर मैं किसी को एक घुसा मारूंगा तो वो रोएगा, बैठ के कान पकड़ेगा या हॉस्पिटल जाएगा कि वो सो जाएगा उस जगह, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन क्या ना, वो रिग्रेशन बनाती है जिसमें लॉजिक हो। मान लो मैंने बोला एक कार का प्राइस है, वो आपको प्रेडिक्ट करना है। मैंने बोला एक कार का प्राइस प्रेडिक्ट करो, कार का वेट बता रहा हूं, सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना है कार का प्राइस। कमेंट में भाई जल्दी से, कार का वेट बता रहा हूं 0 पाउंड है। अब बताओ कार का वेट 0 पाउंड है। अब आप इसका वेट का हिसाब से बताओ कि प्राइस क्या होगा। यानी कि मैंने x तो बता दिया आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया। अब y आप गैस करो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है कि प्राइस क्या होगा कार का। अब आप बोलोगे कि भैया पागल तो नहीं हो गए, पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो सकता है एक आध बार सदमा इंसान को लग जाता है, आपको तो नहीं लग गया, पागल वागल तो नहीं हो गए कि आप बिना पाउंड की, मतलब बिना वेट की कार का प्राइस पूछ रहे हो। जो कार 0 पाउंड की है यानी कि उसका कुछ वजन ही नहीं है, मतलब कार ही नहीं होगी फिर तो। अगर कार होती तो उसमें कुछ वजन तो होता, 100 किलो 200 किलो उसके लोहा लंगल टायर वगैरह का वजन तो होता है ना। तो भाई यहाँ पर यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बता क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन क्या बताता है कि लॉजिकल चीज में, सेंस में और नॉन सेंस वाली चीजों में ये डिफरेंस करता है बस। और अगर मान लो किसी चीज में सेंस बैठ जाता है ना, लॉजिक बैठता है, तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रिग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर सेंस ही नहीं बैठ रहा, कोई कार का वेट ही नहीं है, कार की मेरे को वेट नहीं दे रखी, यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं कैसे निकालूंगा डिपेंडेंट वैल्यू? ठीक है, कोई सेंस बना नहीं बना ना, तो वही बात हो गई, एक घुसड़े में सुला दूंगा भाई, फिर सो ही जाओ ना। सुनो, इसका वेट आपको बताना है, बाकी कमेंट में, ठीक है। सुनो अगला पॉइंट है हेट्रोसिडेसिटी। थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, जस्ट लाइक मी। कह रहा है कि हेट्रोसिडेसिटी एंड कोलिनेटरिटी, क्या लिखा है, मल्टी कोलिनेटरिटी। भाई एक बार प्रोनाउंसिएशन करने की आनी पड़ेगी जो, हाँ, तो इसका नाम है मल्टी कोलिनैरिटी, ठीक है, कोलिनैरिटी। आप सही प्रेडिक्ट किया है, ठीक है, बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट, गुड लक। सुनो, पहला है हेट्रोसिडेसिटी और दूसरा है मल्टी कोलिनैरिटी। सही बोला है भाई मैंने। सुनो, कह रहा है उसके बाद अब इसके अंदर ना दो चीजें होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इनका मतलब होता है कि जितने भी रिग्रेशन अभी तक आप लोगों ने क्या करे हैं, गेस करे हैं, उस रिग्रेशन में अगर कोई डिफॉल्ट आता है या कोई कमी आती है जिसकी वजह से रिग्रेशन पूरा नहीं हो पाता, तो उसमें कुछ एरर होगी, यानी कि कुछ गलतियां होंगी। तो उन गलतियों के दो टाइप है। ये क्या है, गलतियों के दो टाइप्स हैं। कह रहा है जब रिग्रेशन वाले चैप्टर्स में गलतियां आती है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑर्डिनरी लीस्ट रिग्रेशन, OLR, ऑर्डिनरी लीस्ट रिग्रेशन। इसको OLR बोला जाता है। OLR यानी कि वो मिस्टेक्स, वो एरर जो मल्टी रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन में करते टाइम आई है। तो उसके कुछ टाइप्स बना दिए, पहला है हेट्रोसिडेसिटी और दूसरा है मल्टी कोलिनैरिटी, ठीक है। तो ये दोनों उसके टाइप है। अब हम दोनों में पढ़ेंगे कि क्या अंतर होता है।
पहले हम शुरू करेंगे हेट्रोसिडासिटी से, ठीक है। हेट्रोसिडासिटी क्या बताती है? ये बताती है कि अगर मान लो आपकी वेरिएंस में, यानी कि आपकी इक्वेशन के अंदर कोई भी एरर टर्म है, एरर टर्म क्या बोला मैंने कि आपके वेरिएशन में अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन में एरर टर्म आती है, तब एरर टर्म कैसी हो सकती है? कह रहा है एरर टर्म ना हमेशा कांस्टेंट होती है। एरर टर्म क्या होती है? कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब ठीक। अगर बाय चांस ये कांस्टेंट नहीं है आपका रिग्रेशन, तो इट मींस ये चेंज कर रहा है, वेरिएबल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जब वो चेंज करेगा वेरिएबल, तब आपकी हेट्रोसिडासिटी प्रॉब्लम आएगी, यानी वो एरर या फिर टाइप एरर कहलाएगी। समझ आई? पहला। दूसरा कह रहा है डिस्टर्बेंस टर्म वेरिएंस चेंज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। जब आपकी ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन चेंजेस आएंगे ना ऑब्जर्वेशन में, यानी कि अपने रिग्रेशंस में चेंजेस आएंगे, दिखेंगे आपको, इट मींस कि आपकी हेट्रोसिडासिटी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। अब एग्जांपल्स के तौर पे समझ लो। कह रहा है ये न्यू बना रखा मैंने, न्यू यू आई स्क्वायर, न्यू यू आई स्क्वायर, ये आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है। ये आपका एक ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला है, न्यू यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर यू, सिग्मा स्क्वायर यू। मान लो अभी तो आपका पहला रिग्रेशन है, ये तो नॉर्मल है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला यही होता तो सेम है। दूसरे में देखो न्यू यू आई स्क्वायर, यानी कि न्यू यू आई स्क्वायर, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब इससे आपने न्यू एरर निकाल लिया, अब आपने न्यू एरर निकाली, यानी कि गलती अब आपको मिल गई। सिग्मा स्क्वायर यू आई, देखो पहले मैं यू था, आई था कोई नहीं था ना। अब दूसरी बार जब मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया, ऑब्जर्वेशन बताई, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि यहाँ पर यू के बगल में आई आ चुका है, यानी कि ऑब्जर्वेशन में चेंज। ऑब्जर्वेशन में जब चेंज आता है तो एरर आती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या होती है? हमेशा कंस्टेंट। अगर कंस्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है, इट मींस हेट्रोसिडासिटी की प्रॉब्लम है, और यहां पर है गलती, मिस्टेक, ठीक है। अब देखो इसको कैसे आप देख सकते हो और तरीके से, अगर आपको बताऊं, ग्राफ के तौर पे बताता हूं। देखो अगर आपको EI कैलकुलेट करना है, आप अगर EI कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है, और आपका जो XI है वो नीचे दे रखा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो EI है वो वेरी कर रही है, वो क्या कर रही है? चेंज हो रही है। देखो पहले EI यहाँ था, फिर EI यहाँ आया इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ये चेंज होता जा रहा है। अगर ये इस तरीके से रिग्रेशन चेंज कर रहा है, इट मींस इसको हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिडासिटी। अगर मान लो ये चेंज नहीं कर रहा होता, कांस्टेंट रहता, जो कि ठीक होता है हमारे लिए, तो कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता, EI आपका ऐसा बनता, और EI हमेशा देखो सेम रहता। आप किसी भी पॉइंट पे आगे चले जाओ, आपको EI की वैल्यू यही पाएगी जो यहाँ पर सेम दे रखी है, ये आपकी प्रिडिक्ट वैल्यू पाएगी, ठीक है। आपका चेंज कहाँ हो रहा है? आपका X1 चेंज हो रहा है, यानी कि XI में चेंज हो रहा है, और इसको बोलते हैं होमोसिडासिटी। क्या बोलते हैं? होमोसिडासिटी। ये ऊपर वाला रिग्रेशन ऑब्जर्वेशन जो था, ये होमोसिडासिटी था, यहाँ पर चेंजेस नहीं थे। जैसे ही इस U के साथ UI लग गया, अगली ऑब्जर्वेशन में चेंज आया, ऊपर वाली सेम है ना, बट U के साथ I लग गया, चेंज हो गया। जैसे ही ऑब्जर्वेशन में चेंज आया, तभी समझ लो हेट्रोसिडासिटी प्रॉब्लम है। समझ आई? अच्छा, इस टेस्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं? इसके कुछ टेस्ट होते हैं पता लगाने के कि इसमें क्या गलती हुई है। हेट्रोसिडासिटी के टेस्ट को पता लगाने के लिए, कुछ गलती पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है क्या रहा? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। आपने इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला, जिसमें आप निकालते हो ना के करके रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला, भूल गए? 11th-12th में पढ़ा था। तो वो टेस्ट करके आप यहां पर एरर को फाइंड कर सकते हो। दूसरा, आप ग्लीजर टेस्ट कर सकते हो, GLEJER ग्लीजर टेस्ट। तीसरा आता है पार्क टेस्ट करके, और चौथा आता है वाइट टेस्ट करके। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो पता लगाते हैं कि अगर आपकी हेट्रोसिडासिटी की प्रॉब्लम है, तो वो पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो ये था हेट्रोसिडासिटी, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं हेट्रोसिडासिटी के बाद मल्टीकोलिनेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है? इसकी इक्वेशन देखो, ये मैंने लिख दी है। ये मल्टीकोलिनेरिटी ना इक्वेशन, ये जो तब अराइज होती है, ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर ज्यादा डिपेंड हो जाता है, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है, उस जगह पे मल्टीकोलिनेरिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। कह रहा है कि कंजप्शन, अब एग्जांपल ले लो, कंजप्शन डिपेंड होता है टू थिंग्स के ऊपर, एक होता है इनकम और एक होता है वेल्थ, ठीक है। मान लो अगर किसी की इनकम नहीं है, तो क्या वो कंजप्शन करना बंद कर देगा?
नहीं, कंजप्शन तो बंद नहीं होगा। या फिर किसी की अगर वेल्थ कम है और इनकम है तो क्या वो वेल्थ बंद कर कंजप्शन बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या है, आपस में एकदम कोरिलेट होते हैं। और जब ये ज्यादा कोरिलेट हो जाते हैं, जब ये ज्यादा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, तब इस जगह पर प्रॉब्लम आ जाती है मल्टी कोलिनेटरी की। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इस कोरिलेशन को कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल। यहां पर कुछ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आ जाते हैं रिग्रेशन मॉडल के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है जो अराइज होती है एक रिग्रेशन में, एक रिग्रेशन मॉडल में, एक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जब ज्यादा ही दोनों वेरिएबल पास हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है इसके लिए आप VIF यूज कर सकते हो। इसको मतलब कि पहचानने के लिए आप VIF फैक्टर यूज करते हो। VIF का मतलब होता है वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर, वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर VIF। तो आप VIF का यूज कर सकते हो। इसमें आता है पहला कंडीशन टेस्ट, आप कंडीशन इंडेक्स टेस्ट कर सकते हो। दूसरा कह रहा है फुरार ग्लोबल टेस्ट, आप फुरार ग्लोबल टेस्ट की मदद से पहचान सकते हो कि ये वाली प्रॉब्लम अराइज हुई है। तीसरा आता है इसके बाद फ्रिश कॉन्फ्लुएंस एंड बंच मैप एनालिसिस। थोड़े से नाम अटपटे हैं बट नाम है तो है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाम क्योंकि इसके थोड़े से अजीब होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है प्रोनाउंस करने में, तो आप बट कोशिश करना, हो जाएंगे आराम से। पहला है कंडीशन इंडेक्स, दूसरा फुरार ग्लोबल टेस्ट, तीसरा है फ्रिश कॉन्फ्लुएंस एंड बंच मैप एनालिसिस। क्लियर है? तो ये थे आपका मल्टी कोलिनेटरी और दूसरा है हेटेरोसिडोसिटी। दोनों में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन टेस्टों का यूज किया जाता है। और ये प्रॉब्लम कैसी होती है, वो होती है जब दोनों वेरिएबल ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और जब ये प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होता है कि जब वेरिएबल कांस्टेंट ना रहकर चेंज करने लग जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। क्लियर है? चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से प्यारे बच्चों, और फिर आगे लिखवाने वाले हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक आ चुका है भाई, छोटा सा टॉपिक और रह गया, 10 से 12-15 मिनट और लूंगा, फिर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। कह रहा है बेसिक ऑफ टेक्सटुअल डेटा एनालिसिस क्या होता है, बेसिस ऑफ टेक्सटुअल डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। जो भी आप टेक्स्ट करते हो या फिर जो भी आप फॉर्मेट देखते हो, कहीं भी टेक्स्ट का फॉर्मेट है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो, फोटोज हो, बुक्स हो, आर्टिकल हो, मैगजीन्स हो, गूगल हो, किसी साइट पर हो, तो ऐसे कहीं भी जो डेटा उसे होते हैं ना, तो उनका पहले फॉर्मेट चेक करके उसको प्री प्रोसेसिंग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी डेटा है पहले उसको ऐसी फॉर्म में चेंज करना जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको, आप इजीली समझ सको, एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको बनाना, उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। कह रहा है क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द टेक्स्ट फॉर एनालिसिस प्रोसेस, रिमूविंग स्टॉप्स, पंचुएशंस, स्पेशल कैरेक्टर्स। आप उसमें ये देखोगे कि कहाँ कहाँ पे डॉट लगाए हैं, कहाँ कहाँ पे कोमा लगे हैं, लाइन कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, प्रॉपर पंचुएशंस तो लगाई है ना। पंचुएशंस यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप एक्सक्लेमेटरी ये बोल लो, आप इस तरीके के जो मार्क्स वगैरह लगाते हो, या ये कोमास वगैरह हो गए, सेमीकोलन हो गया, इस करके इस तरीके से हो गया, तो ये जो पंचुएशंस हैं ये सही तरीके से लगाई है ना। उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स अगर कोई दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कोई रुपीस का ऐसे साइन लगा है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इस तरीके से कोई साइन लगा है तो क्या करना है, या कोई इस तरीके का साइन लगा है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग साइंस वगैरह को समझने के लिए, और इसको आप डेटा टेक्सचुअल बोलते हो। समझ आया? अगला पॉइंट आता है डिसाइड ए टेक्स्ट इनटू स्मॉलर टोकन्स एंड यूनिट्स सच एज वर्ड और फ्रेजेस एटसेट्रा। कह रहा है कि स्मॉल पैराग्राफ में अपने टेक्स्ट को डिवाइड करना। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से ना लिखकर एक पूरी राम कथा लिख देता ऊपर से नीचे तक, तो आप लोगों को समझ नहीं आता, आप लोगों को यही नहीं पता चलता कि एक्चुअल में कहाँ पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है। इसीलिए बोला है कि स्मॉल वर्ड्स में, स्मॉल लाइनों में पैराग्राफ बना के आप लिखोगे ढंग से, तो अंडरस्टैंड करने में इजी रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखा है 1 2 3, अगर मैं इसी को पैराग्राफ में लिख देता, यानी कि इस पॉइंट को इसके यहाँ पे और इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता, तो आपको समझ नहीं आता, मुझे आपको समझाना पड़ता, कोई होना चाहिए जो आपको समझाए, है ना। तो इस तरीके से पंक्चुएशंस वगैरह लगा के आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। अगला लिखा है टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको जो वर्ड लिखे हैं वो वही समझ आए, जो सामने वाले के इमोशंस हैं, वो जो कहना चाहता है वही आपको एक्चुअल में उस टेक्स्ट को पढ़कर समझ आना चाहिए, वो फील वही आनी चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखा है
मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं टेक्सचुअल एनालिसिस के। तो इसके टोटल 3 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग में हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। देखो टेक्स्ट मतलब आपको पता है क्या होता है, कोई भी मैसेज को हम टेक्स्ट बोलते हैं, और माइनिंग यानी कि खदान जैसे खोदते हैं ना, हीरे की खदान खोदते हैं, कोयले की खदान खोदते हैं। तो इस तरीके से माइनिंग क्यों करते हैं हम उसमें से खोदते क्या, मान लो कोयला निकाल रहे हैं तो हम कोयले को छांट कर अलग कर लेते हैं। तो माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग का मतलब होता है जहां पर एक ऐसा बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है उसमें से हम माइनिंग कर रहे हैं, हम खोद खोद के वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनका मीनिंग निकाल के एक स्ट्रक्चर वे में अलग रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमको वो पूरा पैराग्राफ जो आर्टिकल है उसको समझने में और आसानी हो सके, उसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। कह रहा है माइनिंग इज द प्रोसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन, जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, एंड नॉलेजेबल और अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, जितने भी नॉलेजेबल और अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होते हैं, यानी कि जो ऐसे टेक्स्ट है जो रॉ है, जिनको अभी स्ट्रक्चर वे में नहीं कन्वर्ट करा गया, तो ऐसे टेक्स्ट को हम बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग, जिसको हमें अभी माइन करना है, अभी हमें उसको खोदना है, खदान बनानी है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज को निकालना है, अलग करना है, उसका एक अर्थ बनाना है, मीनिंग बनाना है, समझना है, इस तरीके से। ठीक है, कह रहा है उसके बाद कि जो टेक्स्ट डेटा होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में एनालाइज किया जाता है। टेक्स्ट माइनिंग जो होती है वो डिटरमाइन करती है ट्रेंड, रिलेशनशिप्स और पैटर्न। ट्रेंड जो भी होते हैं वो रिलेशनशिप, और जो पैटर्न्स होते हैं वो भी डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करती है टेक्स्ट माइनिंग। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में एक पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो लास्ट में वर्ड आया स्टार। ठीक है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आर अप अबव द इन द स्काई, अप अबव इन द स्काई लाइक ए डायमंड, अप अबव द इन द हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो एक हाई हो गया और एक स्काई हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो पहले में आया स्टार और दूसरे में आया आर, तो ये क्या है, एक पैटर्न है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पोएम के अंदर ना जो लास्ट वर्ड होता है वो राइम होते हैं हमेशा। राइम से क्या पता चलता है कि पोएम का पैटर्न कैसा है, तो पोएम जो है वो किस तरीके से गाई जा रही है, कि 2-2 लाइनों का राइम है कि 4-4 लाइनों का राइम है। अब इसमें देखो इसकी राइमिंग स्कीम्स अगर मैं बनाऊं तो इसकी राइमिंग स्कीम्स ए बन गई और ये वाली बन गई बी, तो राइमिंग स्कीम्स हमारी ए और बी आ जाएगी। तो ये क्या है, पैटर्न है। इससे हमें पता चल गया कि पोएम के एंड वाले जो लेटर्स होंगे ना वो हमेशा सेम होंगे, हर लाइन के एंड वाले लेटर सेम होंगे, बट 2-2 लाइनों के, सिर्फ 2 लाइनों का पैटर्न बन रहा है ना, तो पैटर्न समझ आ रहा है, 2 लाइनों का सेम है, 2 लाइनों का सेम है, अगली जो 2 लाइन होगी उनका भी सेम होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है टेक्स्ट माइनिंग, और ये टेक्स्ट माइनिंग की वजह से ही हेल्प कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें से राइमिंग को छांट कर अलग निकालना उसी को आता है जो अपने डेटा को स्ट्रक्चर वो में कर सकता है कन्वर्ट। ठीक है, आगे लिखा उसके बाद इट इज एनालाइज टू कस्टमर कंप्लेंट्स, और जो कस्टमर्स की कंप्लेंट वगैरह आती है उसको भी एनालाइज करता है। वो एनालाइज करने के बाद उसको फीडबैक देने में हेल्प होती है। उसके बाद इन फ्यूचर अगर मान लो कोई भी उसने फीडबैक दिया कि आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है बहुत बेकार है, तो इन फ्यूचर आप उसको क्या करोगे, आप उसको डेवलप करने की सोचोगे और ज्यादा बेस्ट करने की सोचोगे, है ना। तो ये क्या है, टेक्स्ट एनालिसिस टूल है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया टेक्स्ट माइनिंग। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है कैटेगराइजेशन। क्या बोला मैंने, कैटेगराइजेशन, जैसे इसमें नाम आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी यानी कि ग्रुप्स बना देना, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स। कह रहा है कैटेगराइजेशन, कह रहा है इट रिफर्स टू ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जहां पर प्री डिफाइंड कैटेगरी को लेबल करा जाता है उनके बेस्ड पर कंटेंट के। किसके बेस्ड पर, कंटेंट के बेस पर। जैसे मान लो अभी मेरा चैनल है, इस चैनल को अभी मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, किस कैटेगरी में फिट मानोगे। एक आता है टेक की कैटेगरी, एक आता है एजुकेशनल कैटेगरी, एक आती है मोटिवेशनल कैटेगरी, एक आती है सेलिब्रिटीज की जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी है, एक्टिंग इंडस्ट्री कैटेगरी है। अब चारों कैटेगरी में से मेरा चैनल कौन सी कैटेगरी में फिट बैठेगा, तो मेरा है एजुकेशनल पर्पस वाला चैनल, यानी कि मेरी सेकंड कैटेगरी में फिट बैठेगा। तो इस तरीके से हर एक किसी की कैटेगरी होती है। ठीक है, कैटेगरी यानी कि हर एक तरीके के सेंटेंस की भी एक कैटेगरी होती है। अब जैसे ये पोएम है, पोएम की एक अलग कैटेगरी होती है, स्टोरीज की अलग कैटेगरी होती है, जो नॉवेल्स होते हैं वो अलग होते हैं स्टोरी और पोएम से, उनकी अलग कैटेगरी होती है। तो इस तरीके से कैटेगरी में बांटा जाता है कंटेंट के हिसाब से। कंटेंट कैसा है वो चेक करना पड़ता है पहले। ठीक है, कह रहे हैं दिस मेथड अप्लाई द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, और ये मेथड बहुत सारे एप्लीकेशंस पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंक्लूड है ईमेल्स फिल्टरिंग। आपने ईमेल्स देखे होंगे, कुछ ईमेल्स आते हैं जो जेन्युइन होते हैं और कुछ ईमेल्स होते हैं जो स्पैम होते हैं। तो स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल्स के बीच में जो फिल्टरिंग होती है ना,
उसको बोला जाता है, एक कैटेगरी बना गई है ईमेल कैटेगरी फिल्टरिंग की, जहां ईमेल्स को एक कैटेगरी में डाल दिया गया है। स्पैम ईमेल की कैटेगरी अलग है और नॉन स्पैम ईमेल जो जेन्युइन है उसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन क्लासिफिकेशन। आपने कभी बार देखा होगा, अगर मान लो हम किसी को रिज्यूम भेजते हैं, कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या बोलता है कि आप मुझे मेल कर दो अपना रिज्यूम। हम मेल कर देते हैं, क्या उसके पास सिर्फ जॉब से रिलेटेड ही रिज्यूम आते होंगे? भाई बहुत सारे रिज्यूम आते होंगे। कोई जॉब को रेजिग्नेशन से लेकर है, कोई जॉब के रिमूवल से लेकर है, कोई पॉलिसी से रिलेटेड है, कोई आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो बहुत अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह फाइल आती होंगी उसके तो मेल पे, है ना। अब उस मेल फाइल में आपको पहचानना पड़ता है कौन सी बिजनेस पर्पस के लिए है, कौन सी स्पोर्ट्स पर्पस की है, कौन सी टेक पर्पस की है। तो इस तरीके से हम जब पर्पस पहचानते हैं, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड है, टेक से या स्पोर्ट्स से, तो उन कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो इससे बनती है कैटेगरी। और यहाँ पर कैटेगरी बनाने का फायदा ये होता है कि आपको अगर मान लो कोई भी टेक या स्पोर्ट्स का कोई भी ईमेल या डॉक्यूमेंट देखना है, तो आप डायरेक्ट टेक की कैटेगरी में जाओगे, ईमेल लिस्ट में सारे टेक के देख लोगे। आपको स्पोर्ट्स का देखना है, आप स्पोर्ट्स के उसमें चले जाओ कैटेगरी में। मतलब कैटेगरी बनाने से इजीली हो जाता है समझना, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो आप। सेंटीमेंट यानी कि जैसे बोलते हैं ना, मैं सेंटी हो रहा हूँ भाई, गुस्सा मत देना, मेरे सेंटीमेंट्स बहुत जल्दी हिल जाते हैं, बहुत जल्दी सेंटी हो जाता है कोई पर्सन। आपने ऐसे वर्ड सुना होगा, टोन, इस तरीके की लोकल लैंग्वेज में कोई मान लो गुस्सा जल्दी बात बात पे हो जाता है, उसके सेंटीमेंट से अलग है ना, या वो बड़ी जल्दी सेंटी हो जाता है, उसका दिमाग ऐसा, मूड ऐसा है उसका। तो सेंटी मतलब क्या होता है? सेंटी मतलब कि बात बात पे मूड जिसका स्विंग हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड, तो आपका बात बात में क्या होता है, मूड स्विंग हो जाता है, ठीक है। बॉयफ्रेंड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, मूड स्विंग, एकदम से मूड पॉजिटिव हो जाए। मूड पॉजिटिव हो जाए यानी कि एकदम से आप एकदम इतने खुश हो जाओ कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो चलो आज मैं आपको गुच्ची की टी शर्ट दिलाता हूँ बाबू, है ना, चलो बाबू शॉपिंग करने चलते हैं, बाबू खुश। तो बाबू के लिए इतना सारा कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है भाई। सुनो अगला क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि अगर मान लो सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा कि ये मैंने आपके लिए बनाया स्पेशल, मान लो आपके बाबू शोना ने आपके लिए खीर बनाई, या मान लो कुछ ऐसा बनाया जो कि नहीं बना सकती, बना दिया बाई चांस, मान लो गलती से मेरी बात तो मान ले, गलती से आपके लिए कुछ बना दिया। अब उसने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, या मैं कुछ बना के लाई हूँ, कैसा लग रहा है? आपने न्यूट्रल सा रिप्लाई दिया, हाँ हाँ ठीक है, बस काम कर रहे हो अपना, बिजी हो आप, बिल्कुल इतना न्यूट्रल। इसको बोलते हैं न्यूट्रल रिप्लाई। ना आपने ज्यादा ओवर एग्जैचुरेट करा उसको, आपने ना ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताया बात को, तो ये क्या है, न्यूट्रल रिप्लाई है। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ये होता है कि जब आप अपने सेंटिमेंट्स इस तरीके से दिखाओ कि सामने वाला अगर आपसे कुछ पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आप गुस्से में बोलो अरे बेकार लग रही है, इसको उतार दे, कुछ और पहन ले, ठीक है। इस तरीके के इमोशंस जो सेंटिमेंट्स निकल रहे हैं, एक्सप्रेशनल जो बन रहे, फेस एक्सप्रेशन, ये आपके नेगेटिव एक्सप्रेशन दिखाते हैं। कैसे? नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, यानी कि आप उस काम को लेकर बड़े दुखी हो, परेशान हो, नाराज हो, तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए सेंटिमेंट्स की भी कैटेगरी अलग अलग होती है। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं न्यूट्रल वे में पढ़ा रहा हूँ, ना मैं पॉजिटिव हूँ ना मैं नेगेटिव हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बिल्कुल इजिली रिलैक्स होके काम होके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला पॉइंट आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। देखो फिर अगला पॉइंट सेंटिमेंट आ गया। तीसरा पॉइंट आता है सी, थर्ड आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। मेथड्स बताने थे ना, तो टेक्सचुअल एनालिसिस के 3 मेथड है। मैंने टेक्स्ट माइनिंग बता दिया, कैटेगरी बता दिया, अब सेंटिमेंट एनालिसिस समझो क्या होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस होता है जहां पर आप किसी भी बात को टेक्स्ट के मैसेज के जरिए पता कर सकते हो कि सामने वाले का मूड कैसा है, ठीक है। मान लो मेरी जो एक्स है या मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने मेरे से पूछा कि बाबू आपने खाना खाया, और मान लो मेरा मूड किसी चीज से खराब है, मैंने बोल दिया नहीं मैं नहीं खा रहा, मेरा मूड नहीं है खाने का, या मैं बोल रहा हूँ तू खा मैं नहीं खा रहा, मैंने ऐसे लिख दिया तू खा मैं नहीं खा रहा। वो मेरे को देख नहीं रही प्रॉपरली फेस टू फेस, वो मेरा मैसेज रीड कर रही है। मैसेज से भी कोई पता लगा सकता है कि आपका मूड कैसा है, गुस्से में है, गर्म है, आप रूड बिहेव करके बात कर रहे हो, आप बिल्कुल पोलाइटली बात कर रहे हो, तो उससे सेंटिमेंट्स एनालिसिस बोला जाता है। कह रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब कि जब आप किसी के इमोशंस को डिटरमाइन कर रहे हो, आप उसकी टोन्स को डिटरमाइन कर लो। किसको? आप इमोशंस या टोन्स को डिटरमाइन कर लेते हो कि सामने वाला किस टोन में बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला, अपने दोस्त को बोला कि भाई आज चाय पीने का मन है यार, बारिश आ रही है, पकोड़े हैं, चाय बना के लिया। मैंने अपने दोस्त को बोला। अब दोस्त ने मान लो अगर उसको न्यूट्रल, अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में रिप्लाई करना बताऊं तो वो इस तरीके से रिप्लाई करेगा पॉजिटिव वे में, अरे हाँ यार बात तो सही कह रहा है भाई, चल एक काम करते हैं आज ना मैं चाय और पकोड़े बना लाता हूँ, ठीक है। ये है पॉजिटिव यानी खुश, ठीक है, खुश होके वो बोल रहा है। अगर इसी टोन को अगर मैं न्यूट्रल वे में बात करूं, भाई आज ना बारिश हो रही है, चाय और पकोड़े बना ला, मेरा दोस्त कैसे रिप्लाई करेगा? न्यूट्रल वे में। देखो वो ऐसे रिप्लाई करेगा, हाँ हो तो रही है, ठीक है देखता हूँ बनाता हूँ,
ये न्यूट्रल है, ना एक्सप्रेशन आया, ना कोई ज्यादा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना उसको गुस्सा करा, ना उसको कोई खुशी हुई उस चीज से, ना कोई गुस्सा आ रहा है, ना वो नाराज है, ना वो खुश है, तो न्यूट्रल है। तीसरा वे में अगर इसी चीज को मैं बोलूं फिर दोबारा और वो न्यूट्रल में अगर रिप्लाई करे, यानी कि अब वो इस बार नेगेटिव में रिप्लाई करे, तब वो कैसे टोन रखेगा। मैंने बोला भाई बारिश हो रही है, चाय पकौड़े बना ला। मेरा दोस्त बोल गया तू बना लाने जाके, मैं ही बनाऊंगा एकदम, मैं नहीं बना रहा। इसका मतलब है नेगेटिव। वो क्या है, नेगेटिव वे में रिप्लाई कर रहा है आपको। कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव वे में। तो आप कैसे पहचान सकते हो नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, समझ आया? ठीक है, ये तो था मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, आप समझ गए। अगर मैं यही फेशियल एक्सप्रेशन आपको टेक्स्ट में लिखूं, अगर मेरे को पकौड़े चाय बनाने का मन नहीं है और मैंने लिख के भेजा कि मैं नहीं बना रहा, जा मैं नहीं बना रहा, तू बना के ला, मेरा मन नहीं है बनाने का, तो आप इस मैसेज को पढ़ते ही समझ जाओगे कि अगले का मन नहीं है। इट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव। वो बहुत ऑकवर्ड तरीके से बात कर रहा है ना, रूड बिहेवियर। अब तो बहुत ज्यादा दिमागदार लोग आप लोग मैसेज करना, मैसेज पढ़ के ही पता चल जाता है सामने वाले का इमोशन क्या है, वो क्या फील कर रहा है। ये जो लाइन लिख रहा है, वो इस लाइन को लिखने के पीछे उसका इमोशन क्या है, उसकी टोन क्या है, किस टोन में मेरे से बात कर रहा है। आज वो खुश मूड में है या उदास मूड में है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके बिहाइंड, सेंटिमेंट बिहाइंड द पीस ऑफ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के पीस यानी कि वो टुकड़ा जो कागज का है जिस पर टेक्स्ट लिखा है, उसके पीछे क्या इमोशंस है उसके आदमी के, जो भी आपको मैसेज कर रहा है। कह रहा है कि उसका एम एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करना ही सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसके एम्स को क्लासिफाई करना। कह रहा है उसका नेगेटिव, न्यूट्रल या पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है। कह रहा है रिव्यू, फीडबैक, पाथ एंड सोशल मीडिया। आपने सोशल मीडिया वगैरह देखा होगा, आपने रिव्यूज बहुत सारे पढ़े होंगे। कुछ लोगों का, मान लो कोई एक होटल में एक बंदा गया, मिस्टर ए जो है एक होटल में गया, होटल में जाने के बाद उसने बोला दिस फूड सर्विस इज एक्चुअली गार्बेज, एवरी टाइम आई डिसअपॉइंटेड दिस। मतलब मैं इससे डिसएग्री हूं, मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं, मुझे बहुत बुरी लगी है इस रेस्टोरेंट की सर्विस। वो ऐसा टेक्स्ट करके चला जाता है फीडबैक में। इट मीन्स कि वो एक नेगेटिव कमेंट करके गया है, बहुत ऑफुल कमेंट करके गया, बहुत बिल्कुल भद्दा कमेंट करके गया, ठीक है। और हो सकता है उसकी सर्विस ऐसी हो तो उसने ऐसा करा। अगला पॉइंट आता है टू मेन अप्रोच ऑफ सेंटिमेंट आर। दो मेन अप्रोच आपकी बुक में लिखी है सेंटिमेंट की, बहुत छोटी छोटी, ज्यादा नहीं है। पहला कह रहा है लेक्सिकॉन बेस्ड मेथड। क्या बोला है, लेक्सिकॉन बेस्ड मेथड। और दूसरा है मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच। लेक्सिकॉन बेस्ड मेथड में क्या होता है, हम जब किसी के इमोशंस को डिटरमाइन करते हैं ना, तब उसको लेक्सिकॉन बोला जाता है। जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किसी भी तरीके के सेंटिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, तब उसको बोला जाता है न्यूट्रल, ठीक है। अगर मान लो अब दूसरा है मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड या अप्रोच। इसमें क्या होता है, कह रहा है ट्रेनिंग द लर्निंग मॉडल्स। हम अपने लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर वगैरह को, सॉफ्टवेयर वगैरह को, अपने एप्स वगैरह को ट्रेन करते हैं इस तरीके से कि आप किसी का सेंटीमेंट पढ़ सको, ठीक है। मान लो जैसे आपने बहुत बार ब्लिंकिट वगैरह से खाना मंगाया होगा, तो बोलते हैं कि अब हमारी सर्विस को रेट करिए। अगर आपने 5 स्टार दिया, इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा खुश हो हमारी सर्विस से। आपने 1 स्टार दिया, इट मीन्स वेरी वेरी पुअर सर्विसेज है वहां की, ठीक है। तो जैसे आप रेट करोगे, सामने मशीन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जैसे आपने रेट करा, वो एक इमोजी आपको भेजेगा। अगर आपने 5 रेट करा, वो हंसता हुआ एक स्माइली आपको पुल अप कर देगा, पॉप अप कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपने उस पर नेगेटिव कमेंट किया, यानी कि एक रेटिंग सर्विस दी, 1 स्टार दिया, तो वहां से एक पॉपअप निकल के आएगा, उदास, सैड, रोता हुआ इमोजी आएगा निकलते। अगर आपको इसी तरीके का इमोजी देखना है, तो मैं आपको एक लाइव जादू बताता हूँ। आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन है। आप डिसलाइक का बटन करके देखो, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखेगा आपको। बट अगर आप लाइक के बटन पे क्लिक करते हो, करके देखो, लाइक के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, तब आपको एक रेड, ब्लू और एक स्पार्कल सी दिखेगी, एक स्पार्क सी दिखेगी, एक चमक सी दिखेगी। जैसे आप लाइक पे क्लिक करोगे ना, जैसे कांग्रेचुलेशन का साइन नहीं आता, साइड में से ऐसे 2-3 बैलून से फट रहे हैं, ब्राइटनेस सी हो जा रही है, इस तरीके से एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन सा दिखेगा, पॉपअप दिखेगा। नहीं यकीन हो रहा तो भाई करके देखो, मैं लाइक के लिए नहीं कह रहा, एक्चुअल में होता है, मैंने देखा है। अभी आप लाइक पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपको रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का एक पॉपअप सा दिखेगा, और जैसे आप डिसलाइक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है, यानी कि मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, यूट्यूब का जो मशीनिकल एल्गोरिथम है, उसने ऐसा सेट कर रखा है कि जब भी कोई लाइक करेगा तो मैं उसको थोड़ा सा चीयर करूंगा, उस पर थोड़े से ब्राउन अलग अलग तरीके के कलर जो होंगे ना, वो ब्रश करके निकल के आएंगे, ठीक है। तो करके देख लेना, चाहे दिखेगा आपको, और अगर दिखे तो कमेंट में यस कर देना और थैंक यू बोल देना कि मैंने पहली बार ट्राई किया, ठीक है। हाँ सुनो, इसके बाद ना आपका चैप्टर हो गया खत्म, मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच के बाद आपका पूरा चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ पर फाइनली आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स बुक पूरी कंप्लीट हो गई है।
6 चैप्टर थे, लास्ट वाला चैप्टर थोड़ा टाइम लगा भाई समझने में समझाने में, तो इसलिए आपको जल्दी लाया नहीं था वीडियो, बट अब फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो गया, पूरी बुक मैंने करवा दिया। हाँ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। तो बच्चे बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल आएंगे, तो भाई न्यूमेरिकल कोई नहीं आएगा, कोई भी कंप्यूटरिकल लैंग्वेज का पेपर नहीं आएगा, नॉर्मल वे में आएगा, जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा, जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस, व्हाट इज सेंटीमेंट, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये सब पूछेगा, कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपकी बुक खत्म हो गई है, पूरा रिवाइज करो, दोबारा से प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में अगर आपने बाकी चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज देख डालो, 6 के 6 वीडियो लेक्चर है, पूरा सिलेबस कवर्ड है। अब आपका कोई भी चैप्टर नहीं रहता, ये लास्ट चैप्टर है, कोई वीडियो अगली इसके बाद नहीं डालने वाला मैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, बुक खत्म हो गई। और अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करना है तो इस नंबर पर जाके मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, जाके मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स बाय करने हैं, मिनिमम प्राइस 150 130 जो भी है वो पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है मुझे शायद, हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, अच्छा खासा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। टाटा बाय बाय। और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन फ्रेंड्स तक, उन ग्रुप्स में व्हाट्सएप के जिनके पास सेमेस्टर 6 की बुक्स हैं, ग्रुप्स हैं, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। आप 2 की हेल्प करोगे, आपकी भगवान हेल्प करेगा एग्जाम में, कर देना जरूर। बाय, उतार लो भाई अब।